Hello friends, I am Archana and I am back with another interesting educational video. आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम उसको हिंदी में करने वाले हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले हम डीबीटी जीआरएफ सिलेबस जो है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। साथ के साथ हम जो है वो देखेंगे कि डाउट उस उन क्वेश्चंस के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें आपकी मैं डाउट क्लियरिंग भी करूंगी। और ये जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है वो आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डीबीटी जेआरएफ के का प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएसआईआर नेट के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो बायोटेक्नोलॉजी में। और लास्ट में मैं आपको देने वाली हूँ एक बोनस टिप, स्टडी टिप, जो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं डीबीटी जीआरएफ एग्जाम का पैटर्न कैसा है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए जो है वो जनरल एप्टीट्यूड और जनरल बायोटेक्नोलॉजी का होता है। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंपलसरी होते हैं। इसमें आप जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हो गए, कुछ जनरल मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सम रीजनिंग और कुछ जनरल बायोटेक्नोलॉजी के भी पार्ट होते हैं। जो सेकेंड पार्ट है वो जनरल बायोटेक्नोलॉजी प्लस स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, मराइन बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या फिर एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ये हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट बी में, आउट ऑफ विच आपको बस 50 क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। नाउ हम देखते हैं कि कितने टाइम मिलता है हमें। तो आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है और जो मार्किंग स्कीम है वो इस तरह से है कि हर करेक्ट आंसर पे आपको +3 मार्क मिलेगा, जबकि आपके इनकरेक्ट जो आंसर है वो -1 मार्क उस पे हो जाते हैं। 3 घंटे का टाइम है, 180 मिनट्स मीन्स 1.8 मिनट्स पर क्वेश्चन। और आप ये जान लो कि कुछ क्वेश्चंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जिसमें आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला है। ये जो आप टाइम सेव करोगे वो आप लगा सकते हो कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन या मैथमेटिकल क्वेश्चंस या फिर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस जो होते हैं, जो बायोलॉजिकल साइंस के ही होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के, उसमें आप लगा सकते हो। सो गुड लक विथ योर प्रिपरेशन। आई एम विद यू इन योर प्रिपरेशन जर्नी। अब हम देखेंगे सिलेबस डीबीटी जीआरएफ का। तो पार्ट ए जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसमें आपको एक जनरल एप्टीट्यूड आएगा, फिर आपको बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर, फंक्शन, मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सेलुलर प्रोसेस, ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप डाउनलोड कर लो डायरेक्टली फ्रॉम दी वेबसाइट ऑफ डीबीटी। और मैं वन बाय वन इन सब टॉपिक पे लेक्चर जो है आपके लिए लाती रहूंगी, क्वेश्चन की एनालिसिस भी करती रहूंगी। अभी हम एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं हर चीज। तो जो पार्ट बी है वो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस इन बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर होता है मोस्टली। कुछ जनरल बायोटेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल, एनवायरमेंटल, मेराइन, मेडिकल, ये सारे जो बायोटेक्नोलॉजी के जो ब्रांचेस हैं इनसे इसमें क्वेश्चन आता है। सो एक एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस कस्टमाइज करेंगे, उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे और फिर आगे बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो इससे आपको 4 to 5 क्वेश्चंस गारंटीड है, आप बना लोगे। और इसमें भी जो टॉपिक्स है वो क्वाइट ओवरलैपिंग होते हैं। जैसे कुछ एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक होता है वो मेराइन से भी रिलेटेड होता है, कुछ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है। आपको 12 to 15 मार्क्स मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पे, जो है सिलेबस मास्टरी के ऊपर। अगर आप कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, ना सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी का बल्कि कोई भी एग्जाम, तो उसमें अपने सिलेबस को कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे उसको कस्टमाइज करें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, कम टाइम में ज़्यादा कर पाओ, अपने प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करो। तो इसका लिंक मैं डाल दूंगी कमेंट सेक्शन में, आप जरूर ही उसको देख लेना।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि कौन सा बुक पढ़े, कौन सा स्टडी मटेरियल हम यूज़ करें। तो देखिए, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया जिसमें मैंने कुछ बुक्स को लिस्ट किया है जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं और आप उनको पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी, एक टिप आपको देना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा भी आपको चीज़ें कलेक्ट नहीं करनी है। जो भी मटेरियल आपने डिसाइड किया कि मुझे इसके लिए ये बुक पढ़ना है या ये स्टडी मटेरियल पढ़ना है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ो। आपको उसका एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, आपके दिमाग में हर एक चीज़ होनी चाहिए, ना कि आप एक ही टॉपिक पे 15 बुक पढ़ रहे हो। तो ये है। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहूँगी कि आप ऐसा भी नहीं कि अपनी प्रिपरेशन को एक स्टडी गाइड पे ही डिपेंड रखो, बिकॉज क्या होता है ना, उसमें बहुत ही ब्रीफली चीज़ें दी होती हैं। तो आप जनरल क्वेश्चंस तो कर लोगे, लेकिन जब लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे किसी बायोलॉजिकल साइंस में कुछ रीजनिंग लगा दिया जाएगा, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए आप क्या करो कि आप अच्छे से जो पहले डिसाइड कर लो कि इस टॉपिक के लिए मुझे ये बुक पढ़ना है या ये स्टडी मटेरियल पढ़ना है, उसको अच्छे से कंप्लीट करो, बिल्कुल इन डेप्थ में पढ़ो। तो बिल्कुल आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आई एम श्योर अबाउट इट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस कस्टमाइजेशन जो है वो लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स है, फिर तो मैंने उसको डिफरेंट पार्ट में बांट दिया। कुछ प्रॉब्लम पार्ट है जिसमें कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है। द सेकेंड पार्ट है कि कैसे उस टेक्निक्स को आप, कौन से टेक्निक्स हैं जो उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, और क्या अवेलेबल सोल्यूशन है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसके लिए यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने अपने सिलेबस को इस तरह से कस्टमाइज किया है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्लिप डालने वाली हूँ अपने वीडियो का, जो आप देख सकते हो और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। I have gone through the syllabus of DBT JRF, and I have seen the different chapters, and now I am going to study the environmental biotechnology topic, and I have seen the syllabus, but I will not follow the same order. Rather, I will divide the topic into three parts. The first one is problem parts, that what are the environmental problems, current environmental problems, and then what are the tools and techniques used to study these problems, followed by the available solutions. So if I study in this manner, I can retain that for longer time, and I will never forget an exam, because I know that this is the problem, these are the methods to study that, and these are the available solutions. फिर हमने क्या किया, माइंड मैपिंग की, और माइंड मैपिंग टूल्स के बारे में भी मैंने उस वीडियो में आपको बताया है। तो आप इसको देखो, डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स बन गया कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का जो है वो मॉनिटरिंग कैसे होता है, डिफरेंट पॉल्यूशंस हो गए, और क्या अवेलेबल सोल्यूशंस है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दो स्टेटमेंट है, और हमें पता करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट गलत है, या कौन सा एक स्टेटमेंट सही है एक गलत है। तो ये चीजें पता करनी है। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि जेनोबायोटिक पॉल्यूटेंट्स आर बायोमैग्निफाइड एंड एक्यूमुलेट इन मैराइन ऑर्गेनिज्म। क्या ये जो फॉरेन पॉल्यूटेंट्स, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जेनोबायोटिक पॉल्यूटेंट्स, वो बायोमैग्निफाई होते हैं एंड जाके वो जमा हो जाते हैं मैराइन ऑर्गेनिज्म में। और दूसरा हमारा है जो क्वेश्चन, उस वो स्टेटमेंट वो कह रहा है कि पॉल्यूटेंट्स कैन बी क्वांटिफाइड इन टिश्यू सैंपल्स। जो उस एनवायरनमेंट में जो एनिमल है, उनके टिश्यू सैंपल से क्या हम पॉल्यूटेंट्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 1। बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट। लेकिन ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है, ये मेरी मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है जहाँ पे मैं आपको बता दूं 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है या 4 करेक्ट है। मैं जिस टेक्निक से पढ़ाती हूँ उसमें ये है कि आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा, और आपको इस तरह से तैयार कर दिया जाएगा कि फ्यूचर में भी अगर इससे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको लॉजिकली सॉल्व कर पाओ। तो देखिए, यहाँ पे एक मैंने आपके लिए बहुत अच्छा सा पिक्चर लगा दिया है। तो क्या होता है, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। यहाँ पे इस वर्ड को तोड़ो, बायो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का आप मतलब जानते हो, जूम हो जाना, कुछ ज्यादा बढ़ जाना, मैग्नीफाई कर जाना, ये वर्ड आप जानते हो।
तो क्या होता है कि जैसे कि जो प्लांट्स हैं, अगर आप मेराइन एनवायरनमेंट की बात करो, जो एल्गी वगैरह है, जो प्लांट्स है, तो उसमें अगर सपोज 0.04 ppm है कोई पॉल्यूटेंट, तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, अगर आप ऊपर जाके देखो, ह्यूमन में देखो, तो वो जो है वो कई गुना बढ़ जाता है, बायो मैग्नीफाई हो जाता है। उसका रीजन ये है कि आप देखो, एक जो एक छोटी फिश होती है, वो बहुत सारे वो इनको कंज्यूम करती है, इन चीज़ों को, और उन फिश को जो है, वो बड़ी फिश बहुत सारे छोटे छोटे फिश को खाती है। तो क्या होता है, उनके बॉडी में, उनके जो टिश्यू है ना, उसके बहुत सारे पॉल्यूटेंट ना लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो वो धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं। फिर ह्यूमन फिर उसको भी कंज्यूम करता है बहुत सारा, तो धीरे धीरे उनके बॉडी में वो और भी ज्यादा होता है। तो जितना वो शुरू में था, वो अपर लेवल पर जो फूड चेन में, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं हम बायोमैग्निफिकेशन। अब एक एग्जांपल यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जो जेनोबायोटिक कंपाउंड मतलब एक फॉरेन कंपाउंड जो होता है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, परसिस्टेंट पेस्टिसाइड जो कि एक फिश में है। तो क्या होता है कि जो एक स्मॉलर फिश होती है, वो जो प्लैंक्टन्स होते हैं पेस्टिसाइड कंटामिनेटेड, उनको खाती हैं, और बहुत सारी छोटी जो ये फिश होते हैं, स्मॉलर फिश, उनको एक लार्जर फिश खाता है। और क्या होता है, जो पेस्टिसाइड, जो पॉल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, वो उनके सैंपल्स में, जो टॉप प्रीडेटर्स है ना, उनके टिश्यू सैंपल्स में वो सबसे ज्यादा होता है, फॉर एग्जांपल शार्क्स और लार्ज ट्यूना। अब एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, वो है बायो एक्यूमुलेशन। तो क्या होता है, इट इज द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस ओवर टाइम। जो भी ये टॉक्सिन्स हैं, वो एक टाइम में कैसे बढ़ती जाती है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। तो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जो मर्क्यूरी होता है, वो फिश में बायो एक्यूमुलेट होता है, और लीडिंग टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इन लार्जर फिश दैट कंज्यूम्स स्मॉलर फिश। दोनों इंटर रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, टाइम के कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको बोला गया है। अब देखिए, ये जो इसके बॉडी में है, क्या इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है? आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट था, वो इससे रिलेटेड था कि क्या उसको क्वांटिफाई किया जा सकता है? यस। जो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में, आइदर वो एक फिश हो, या फिर आप सॉइल को ले लो, या फिर आप प्लांट को ले लो जहाँ पे पेस्टिसाइड है, या फिर कोई भी जेनोबायोटिक कंपाउंड है, तो आप उसको, उसका सैंपल लेके उसको क्वांटिफाई कर सकते हो। और क्वांटिफाई करने की जो टेक्निक्स हैं, वो मोस्टली HPLC टेक्निक्स और GCMS जो है, इसमें अप्लाई किया जा सकता है, और एकदम एग्जैक्ट अमाउंट में आप पता कर सकते हो कि कितना कॉन्सेंट्रेशन जो है उस पॉल्यूटेंट का प्रेजेंट है उस टिश्यू सैंपल में। नाउ अगेन हम उस क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो। Genobiotic pollutants are biomagnified and accumulate in marine organism. Yes. And the second one is pollutants can be quantified in tissue samples from key marine animals living in the environment where pollution monitoring is in place. Exactly. So both statements 1 and 2 are correct. Moving to the another question. So before that, देखिए यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा कि बायो मैग्निफिकेशन कॉन्सेप्ट सीख लिया, बायो एक्यूमुलेशन सीख लिया, व्हाट आर द टेक्निक्स हैं, उसको क्वांटिफाई करने के लिए वो भी सीख लिया। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कॉमन इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन विथ एंटेरोपैथोजेंस आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब यहाँ पे मैंने कुछ जो टर्म्स है उसको रेड में किया है, तो इंडिकेटर्स। अब कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, वो गाइड पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है पॉल्यूशन इंडिकेटर में इकोलाई का नाम होता है, वो इकोलाई लगा के आ जाएंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कई बार जल्दबाजी में हम ऐसी गलती कर जाते हैं। पर हमें ये क्वेश्चन देखना है कि कॉमन इंडिकेटर्स तो कह रहा है वाटर पोल्यूशन का, लेकिन एंटेरोपैथोजेंस, जो कि इंटेस्टाइन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं, वैसे पैथोजेंस कौन से आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब बाकी सब तो है लेकिन वो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लो, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस और जो आपका क्लोस्ट्रीडियम है, वो सारे पैथोजेंस जो है, वो आपको अवेलेबल होते हैं फीकल कंटामिनेशन जहाँ पे होता है ना, जहाँ पे फीकस से जो कंटामिनेशन होता है, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। जबकि अगर आप बैसिलस स्पेशीज की बात करो, तो ये टिपिकली नहीं यूज होता है वाटर पोल्यूशन के लिए एज एन इंडिकेटर। और ये क्योंकि इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो सॉइल है। आपने बीटी का नाम जरूर सुना होगा, है कि नहीं? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछ रहा है कि द प्रिंसिपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर योगर्ट इज,
अब ऐसा नहीं कि आपको पता चला कि लैक्टोबैसिलस आप लगा के आ गए, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, उसको पढ़ लो, उसको याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जो द प्रिंसिपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन योगर्ट प्रोडक्शन आर स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस। मैंने दोनों का पिक्चर लगा भी दिया है। जो लेफ्ट साइड में है वो आपका स्ट्रेप्टोकोकस है, इधर लैक्टोबैसिलस है, तो आप इसको याद कर लो। किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो ऑलरेडी है। अब एक और इंटरेस्टिंग लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि है स्टेटमेंट 1 इसमें कह रहा है, अच्छे से पढ़िए आप हम मेरे साथ, कि फंजाई आर इंपॉर्टेंट डिग्रेडर्स ऑफ पॉलीमर्स एंड आर यूज्ड इन द कंपोस्टिंग एंड बायोडिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ कि टॉक्सिक कंपाउंड्स के बायोडिग्रेडेशन के लिए डिफरेंट फंजाई या फिर बैक्टीरिया यूज होते हैं। और तो ये तो करेक्ट लग रहा है। तो सेकंड क्या कह रहा है, फंजाई एबल टू सिलेक्टिवली एक्सक्रीट टॉक्सिन्स प्रेजेंट इन दीज पॉलीमर्स। भाई ये तो गलत लग रहा है, क्योंकि जो ये सेलेक्टिवली वो उसको नहीं करता है, ये पूरे के पूरे कंपाउंड को ही ये डिग्रेड करता है। जैसे कि आप देख लो कि क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक बायोडिग्रेडेशन का एक इसे पिक्चर लगा दिया। तो कि ये फंगल नेटवर्क होता है, हाइफा होता है। ये जो हाइफल नेटवर्क है ना, उससे बहुत सारे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम निकलते हैं, जो ये जो जेनोबायोटिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको ये डिग्रेड कर देता है। और उसके बाद जो है कुछ कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। तो ये सेलेक्टिवली एक्सक्रीट नहीं करता है टॉक्सिन को, कंप्लीटली उसको या तो पार्शियली या कंप्लीटली डिग्रेड करता है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू ट्रीट क्रूड सीवेज एंड नाइट्रिफाइड सेकेंडरी एफ्लुएंट्स। तो यहाँ पे आपको मैं पूरी पूरी लिस्ट देने वाली हूँ, क्योंकि आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर आपको ये क्वेश्चन आएगा। तो ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें दिखाई गई हैं। तो देखिए, जैसे डक वीड पॉन्ड्स होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि ये क्या होता है। न्यूट्रिएंट रिमूवल के लिए मेनली यूज होता है, और ये नाइट्रिफिकेशन के लिए नहीं यूज होता है। ऐसे ही अल्गल फिश बॉन्ड है, वो भी न्यूट्रिएंट रिमूवल के लिए होता है। वाटर हाइसिंथ पॉन्ड्स है, वो भी न्यूट्रिएंट रिमूवल के लिए होता है। जबकि रीड बेड्स जो है ना, इट इज यूज टू ट्रीट क्रूड सीवेज एंड नाइट्रिफाइज सेकेंडरी एफ्लुएंट थ्रू प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। So reed beds are designed for crude sewage treatment and nitrification of secondary effluent. तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, रीड बेड्स, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक पिक्चर भी लगा दिया है, आपको मेमोराइज करने में अच्छा रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो था बोनस टिप। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हो कि टाइम जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, हमारे लाइफ में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। स्पेशली ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपना टाइम रील्स देखने में कंज्यूम करना चाहते हो, या फिर आप गुड क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट को देखकर अपनी प्रिपरेशन जर्नी को और भी बढ़िया बनाना चाहते हो। तो ये चॉइस तो आपकी है पूरी, मैं आप पे छोड़ती हूँ। तो मैं आपको कुछ एक स्टडी प्लान बता रही हूँ। आप चाहे कुछ भी करो, आप 4 घंटे का एक, शाम के 6 बजे से 10 बजे रात तक, या 7 से 11, या जो भी आपको एक सूट कर रहा है, उसके हिसाब से एक 4 घंटे का आप सेशन रखो विद स्मॉल मिनी ब्रेक्स। और आप उसमें किसी एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ो, एंड नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग बिटवीन 6 to 7 और वट एवर टाइम सूट्स यू, सबसे पहला काम आप करो कि जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो। अगर आप ये करते हो तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपके लिए मैंने एक मंथ 1 का एक स्टडी प्लान, एक जनरल बना के दिया है। तो सपोज आपने डिसाइड किया कि आपको मंथ 1 में दो जो है ना वो टॉपिक्स खत्म करने हैं, एक जनरल बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। तो आप 2 वीक जनरल बायोटेक्नोलॉजी पे दो, 2 वीक आप माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी पे दो,
और इस तरह से डे वाइज आप उसको ब्रेक कर सकते हो टॉपिक को, फिर रिवीजन के लिए टाइम रख सकते हो। देखो ये मैंने आपको एक प्लान दिया है, लेकिन आप पहले मेरा सिलेबस कस्टमाइजेशन वीडियो देखो, उसके हिसाब से सिलेबस को कस्टमाइज करो, आपको क्या सूट करता है उसके अकॉर्डिंग एक प्लान बनाओ। बिना प्लान के हम कभी भी गोल अचीव ही नहीं कर सकते हैं। और साथ में आपको प्लान के साथ जो है ना, आपको एक टाइम लाइन, एक टाइम फ्रेम भी देना होगा, तभी आप उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अब लेते हैं एक क्विक रिकैप। आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने डीबीटी एग्जाम पैटर्न के बारे में जाना, हमने सिलेबस को देखा कि पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है, और हमने सिलेबस कस्टमाइजेशन किया एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक का, और साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के, ना सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमने आंसर देखा कि करेक्ट आंसर क्या है, बट हमने उसकी जो है की कॉन्सेप्ट्स को भी अंडरस्टैंड किया। तो इसके साथ ही आज का सेशन मैं एंड कर रही हूँ, और गुड लक। सब्सक्राइब फॉर मोर सच एजुकेशनल वीडियो। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।